नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। नेपाल में एक बार फिर से राजनीतिक उथल पुथल तेज हो गई है। यह हलचल उस समय बढ़ी है जबकि नेपाली पीएम खड़ग प्रसाद शर्मा ओली तमाम विवादों को तिलांजलि देकर नेपाल के विकास पर नीति बना रहे थे। पीएम ओली ने भारत से अपने रिश्ते सुधार कर 6 महीनों में आई कटुता को दूर कर दिया था, पर लगता यूं है कि चीन को नेपाल का भारत प्रेम रास नहीं आया है। उसने सातिराना तरीके से नेपाल में अस्थिरता के अंकुर पनपा ही दिए हैं। अब हालत यह है कि भारत ने भी प्रोक्ष तौर पर नेपाल की राजनीति में एंट्री मार ली है, जहां नेपाल को अपने पाले में बनाए रखने की खींचातान शुरू हो चुकी है। यानी नेपाल में शुरू हुआ राजनीतिक घटनाक्रम कोई साधारण मसला नहीं है, बल्कि यह हिमालयी राष्ट्र दो महाशक्तियों के आन का प्रश्न बन गया है, जहां भारत और चीन के अपने हित हैं। चीन एक तीर से दो शिकार के अंदाज में काम कर रहा है। वह नेपाल में भारत के अचानक बड़े प्रभाव से तिलमिलाया हुआ है। जिस ओली को उसने खाद पानी देकर अपने पक्ष में किया था और उसकी लगाम चीनी राजदूत हाओ यांकी को सौंपी थी, उसके अचानक से पलटी मारने से उसके होश उड़े हुए हैं। पिछले 3 महीने में पीएम ओली ने जिस प्रकार भारत से संपर्क बनाए और चीन नेपाल सीमा विवाद में भारतीय फौज से मदद मांगी, उससे चीन की धड़कनें बढ़ी है। इसके अलावा ओली की भारतीय खुफिया एजेंसी रो के प्रमुख सुमंत कुमार गोयल से मुलाकात और थल सेना प्रमुख एमएम नरवणे के सम्मान से चीन और ज्यादा बिलबिला गया है। नेपाली पीएम ओली ने चीन के जले पर नमक उस वक्त छिड़का जब उन्होंने भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को नेपाल में आने का न्योता भेज दिया। यह इतने कारण थे जिनके बाद चीन को समझने में वक्त नहीं लगा कि ओली की गोली अब भारत की नहीं सीधे जिनपिंग के सीने पर दागी जा रही है। इसके बाद चीन ने अपने पुराने मोहरे पुष्पकमल दहल प्रचंड को मैदान में उतार दिया। चीन के इस चमचे ने सत्ताधारी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर असंतोष की नींव रख दी। ओली ने सचिवालय में होने वाली बैठक स्थगित करने का प्रस्ताव दिया, जबकि दहल ने इसे मानने से इनकार कर दिया। यह बैठक नेपाल की राजनीति के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली थी, क्योंकि इससे पहले प्रचंड ने ओली के खिलाफ दस्तावेज पेश कर ओली की गतिविधियों को अक्षम्य करार दिया था और उनका इस्तीफा भी मांगा था। यानी यह चीन का वो पैतरा है जिसमें प्रचंड के माध्यम से ओली पर दबाव बढ़ाया गया है, ताकि ओली अपनी सरकार बचाने के लिए फिर से चीन की शरण में आ जाए। इसके लिए कल देर शाम नेपाल में चीन की राजदूत हाओ यांकी ने ओली से मुलाकात की है। इस 2 घंटे की मुलाकात के बाद नेपाल में हड़कंप और ज्यादा बढ़ गया है, पर असली धमाका उस वक्त हुआ जब नेपाली मीडिया में यह खबर फैली कि पीएम ओली ने अपनी सरकार बचाने के लिए भारत से मदद करने और हस्तक्षेप की मांग की है। इस उठापटक में जो नाम चर्चा में आया वह रो प्रमुख सुमंत कुमार गोयल का था। यानी नेपाल के चीनी चमचों की दुम पकड़ चुके गोयल एक बार फिर से नेपाली राजनीति के बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि नेपाल में चीन के मंसूबे नाकाम करने और नेपाल की सरकार एवं संप्रभुता की रक्षा हेतु भारत पूरी तरह मैदान में उतर चुका है, जहां पर एक बड़ी कूटनीतिक और दांवपेचों की जंग शुरू हो गई है। पीएम ओली ने भारत से मदद की गुहार पहली बार नहीं लगाई है, बल्कि पिछले महीने ही उन्होंने भारत को बता दिया था कि चीन से मुकाबले के लिए उन्हें भारत की जरूरत पड़ेगी। नेपाल में चीन की पैठ बहुत गहरी हो चुकी है। वह खुद भी चीनी चक्रव्यूह से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाए हैं। उस वक्त रो प्रमुख ने उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया था। बाद में नेपाल दौरे पर गए थल सेना प्रमुख नरवणे ने भी उन्हें आश्वस्त किया था। भारत को पक्का यकीन था कि ओली के पाला बदलते ही चीन पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा, इसलिए भारत ने भी पहले ही पूरी तैयारी कर रखी है। 4 नवंबर को जनरल नरवणे नेपाल में सम्मानित हुए थे और 15 नवंबर को चीन ने अपनी चालबाजियों का पिटारा खोल दिया। हालांकि इन 15 दिनों के बीच में पीएम ओली खुद अपनी सरकार को कुर्बान करना चाहते थे, मगर उन्होंने भारत की सलाह के बाद यह विचार त्याग दिया। सलाह यही थी कि ओली का ऐसा कदम चीन के प्रभाव को और ज्यादा मजबूती देगा और प्रचंड जैसा नेता पूरी तरह से बीजिंग की कठपुतली के तौर पर सत्ता चलाएगा। यह खेल इसलिए भी दिलचस्प हो गया है क्योंकि एक वक्त खुद भारत ही पीएम ओली को पसंद नहीं करता था और यहां पर प्रचंडिया बाबूराय भट्टाराय को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश कर रहा था, जबकि उस दौरान चीन ने पीएम ओली को बनाए रखने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। मगर अब हालात एकदम से उलट हो चुके हैं। भारत फिर से पीएम ओली के साथ खड़ा है, जबकि चीन ने प्रचंड की दुम पूरी तरह थाम ली है। आपको यह भी समझना जरूरी है कि नेपाल की अहमियत चीन के लिए पाकिस्तान से भी ज्यादा है। नेपाल भारत का एक प्राचीन मित्र देश है और दोनों देशों में सगे भाई जैसे रिश्ते हैं, जो राजनीतिक ही नहीं बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक और पूरी तरह आत्मीय भी है। नेपाल सीमा चीन से लगती है, जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भारतीय इलाकों से जुड़ती है। भारत की घेराबंदी में नेपाल उसके लिए एक बड़ा रोल अदा करता है। ऐसे में चीन किसी भी सूरत में भारत नेपाल रिश्तों को संतुलित नहीं देखना चाहता है, बल्कि वह अपनी तरफ से बार बार नेपाली जनता और प्रमुख नेताओं को उकसाकर उन्हें भारत के खिलाफ भड़का रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने नेपाल की मीडिया में राष्ट्रवाद को हवा देने के प्रयास भी जारी रखे हैं।
और कई मीडिया संस्थान खुलेआम भारत विरोधी और चीन प्रेम की गाथाएं लगातार गा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने जिस वक्त नेपाली जमीन पर अवैध कब्जे किए, यही मीडिया पूरी तरह से मौन धारण कर गया था। इन्होंने चीन के खिलाफ जनता तक एक भी खबर नहीं पहुंचाई। नेपाली जनता को भारत न्यूज चैनल से ही खबरें मिली थी, पर उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली घटना तब हुई जबकि नेपाल के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने कुछ समय के लिए भारत न्यूज चैनल ही नेपाल में बंद करा दिए। यह सारी कवायद चीन की करतूतों को छिपाने के लिए की गई थी। यानी चीन ने नेपाल में कितने भीतर तक घुसपैठ कर ली है, यह उक्त घटनाओं से समझा जा सकता है। भारत द्वारा यह चीनी तिलस्म बड़ी मुश्किल से तोड़ा गया है, जिसमें भारतीय खुफिया एजेंसियों के खून पसीने को नहीं भुलाया जा सकता है। आम व्यक्ति को तो कभी पता नहीं चलता है कि ऐसे खुफिया मिशन में हमारे कितने देशभक्त योद्धा गुमनामी की मौत मारे जाते हैं। ऐसे योद्धाओं के लिए तो हम कभी एक सैल्यूट तक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऐसी लड़ाइयां पर्दे के पीछे लड़ी जाती है, जहां शत्रु देशों के एजेंट जानकारी मिलते ही उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं और उनके परिवार वालों को भी उनके अंतिम दर्शन नहीं हो पाते हैं। नेपाल में पिछले 6 महीनों में बहुत कुछ हुआ है, इसलिए आज पीएम ओली का जो चेहरा दिखता है और चीन द्वारा यहां अपनी पकड़ बनाए रखने को सामदाम दंड भेद की सारी कवायदें की जा रही है, उसके पीछे भारत ने बहुत ताकत झोंकी है। चीन किसी भी हाल में अब ओली को प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहता है। अब उसने अपना इरादा पूरी तरह बदल दिया है। एनसीपी के सह अध्यक्ष पुष्पकमल दहल प्रचंड पर उसने दाव लगाया है और उसके पक्ष में सांसदों की खरीद फरोख्त के लिए अपने खजाने का मुंह खोल दिया है। बताया जा रहा है कि कल देर शाम हाओ यांकी ने पीएम ओली पर दबाव बढ़ाने के लिए मुलाकात की है। वह चीन का कोई गुप्त प्रस्ताव लेकर ओली से मिली है, मगर जिस प्रकार ओली ने भारत से संपर्क साधा है उससे स्पष्ट है कि ओली अब चीन के पैंतरे में फंसने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि सत्तारूढ़ पार्टी का 9 सदस्यीय सचिवालय अब 2 धड़ों में बंट गया है, जिसमें प्रचंड के पक्ष में 4 सदस्य हैं, जबकि पीएम ओली के साथ 3 सदस्य रह गए हैं। ऐसे में प्रचंड किसी भी वक्त अपनी अलग पार्टी की घोषणा करके ओली सरकार को अलग मत में ला सकते हैं। ओली इस बैठक को नहीं होने देना चाहते हैं, मगर प्रचंड इस पर पूरी तरह अड़ गए हैं। बुधवार को यही रस्साकसी नेपाली राजनीति में चलती रही। हैरत की बात यह है कि नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी भी इस मामले में कूद गई है। विद्या देवी भंडारी ने ओली का पक्ष लेकर चीनी खेमे की नींद उड़ा दी है। उन्होंने प्रत्यक्ष तौर पर प्रचंड को कहा है कि वह इस विवाद को खत्म करे और पार्टी की एकता बरकरार रखे। बिलबिलाए प्रचंड ने कहा है कि उन्हें यही बात ओली को कहनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि भारत ने नेपाल की अखंडता और स्थिरता हेतु जो प्रयास किए उनका असर बहुत ऊपर तक गया है। खास बात यह है कि भारत के ये प्रयास निस्वार्थ और अपने भाई का घर बचाने के लिए किए गए हैं, क्योंकि नेपाल का हित चीन के साथ नहीं भारत के साथ सुरक्षित है। इसलिए भारत ने उसके लिए बहुत कुछ दांव पर लगा दिया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।